मैं डॉक्टर DN बंजारे, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट MMR PG कॉलेज चंपा। आज आपको द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का प्रवेश, चीन जापान के इतिहास के अंतर्गत सेकंड सेमेस्टर इकाई 5 के संदर्भ में इस वीडियो के माध्यम से अवगत करा रहा हूँ। जापान द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व रूस को अपना कट्टर विरोधी मानता था और उसे दबाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। 1936 में जर्मनी और 1937 में इटली से संधि कर ली। इससे सोवियत विरोधी भावना प्रकट होने लगी। युद्ध छिड़ने के उपरांत 1940 में एक त्रिदलीय संधि का आयोजन हुआ। इसमें जापान, इटली और जर्मनी के बीच में संधि हुई। संधि इस प्रकार है। पहला, दक्षिण पूर्वी एशिया पर जर्मनी, इटली ने जापान का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। दूसरा, बर्लिन में नासीवादी नेताओं ने जापानी दूत को यह समझाने का प्रयास किया कि रूस से समझौता कर ले। रूस से समझौता करने के फलस्वरूप पूर्वी एशिया पर स्वतंत्र होकर के साम्राज्य विस्तार होगा। ब्रिटेन व संयुक्त राज्य अमेरिका कभी कभी किसी भी प्रकार का संधि न करे, इस बात का भी उस संधि त्रिपक्षी त्रिदलीय संधि में भी उल्लेख है। कारण इस समय वे, चूंकि वे चंद दिनों के मेहमान समझा जा रहा था जापान को। अप्रैल 1941 में सोवियत संघ जापानी तटस्थ संधि करके संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि पहला, उन दोनों देश पर यदि कोई तीसरा देश आक्रमण करता है तब वह तटस्थ बनाए रखेगा। रूस मंचुकुओं पर जापानी अधिकार मान्यता दे। जापान मंगोलियों पर रूसी अधिकार स्वीकार कर ले। अमेरिका जापान के साथ संबंध। 22 जून 1941 को जर्मनी के जापान से बिना परामर्श लिए सोवियत संघ के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस समय अमेरिका प्रबल शक्तिशाली था। अब जर्मनी दूरी बनाए रखते हुए कोनोए जापान के सरकार ने मात्सुको को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया और स्वयं रूजवेल्ट और अमेरिका से मिलने का प्रस्ताव रखा। अगर जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ने पर जापान तटस्थ रहेगा। रूसी समझौते का कुछ लोगों ने विरोध किया। जापान के नए प्रधानमंत्री ताजो ने प्रस्ताव भेजा। वे जून 1941 की स्थिति में लौटने को तैयार है। जापान का प्रमुख प्रस्ताव। पहला, दक्षिण चीन ने अपनी अमेरिका सेना हटा ले। दूसरा, यदि संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के हमलों में दखल न दे और तेल की आपूर्ति न रोके। अमेरिका का प्रस्ताव प्रत्युत्तर में उसका, लेकिन अमेरिका ने यह प्रस्ताव पूरी तरह से ठुकरा दिया और उन्होंने 10 सूत्री प्रस्ताव रखा। इनमें से प्रमुखतः जापान और चीन नहीं, वरन चीन और मंचूरिया से सेना हटा ले। अतः वार्ता भंग हो गया। वह अर्थात जापान को ये चाहता था चीन ही में नहीं रहेगा, वरन मंचूरिया से भी उनको सेना हटाने पर मजबूर होना पड़ेगा। पर्ल हार्बर हवाई द्वीप समूह पर प्रहार। यह जापान का प्रहार है। चूंकि इस वार्ता से असफल होने के बाद अंत में दोनों देशों के बीच में संबंध अत्यंत खराब हो गया। चीन को हिंद चीन में और अमेरिका बाह्य सहायता मिलता रहा, ऐसा कहने लगे। इधर जापान ने हिंदू चीन के मार्ग को पूरी तरह से घेर लिया। इस हेतु उन्होंने विशाल सेना भेज दी। इससे अमेरिका को रंज लगने लगा। फलस्वरूप 26 जुलाई को अमेरिका सरकार ने आज्ञा निकाली। पहला, जापानी के साथ होने वाले सभी व्यापार पर पूर्ण रूप से नियंत्रण हो। दूसरा, अमेरिका में जापानी धन संपत्ति को अमेरिकी अपने अधिकार में ले ले, जिससे जापानी उपयोग न कर सके। दिन प्रतिदिन
प्रतिशोध बढ़ता जा रहा। इस कार्यवाही के कारण जापानी को नुकसान का सामना करना पड़ा और अवसर की तलाश करने लगे। क्योंकि इस समय अमेरिका युद्ध की तैयारी न कर चुके थे, इनके बावजूद भी जापानी सेना ने अमेरिका को मौका नहीं देना चाहते थे। फलस्वरूप 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर हवाई द्वीप पर एकाएक सहसा आक्रमण कर दिया, जिसमें हवाई जहाज पनडुब्बियों मार गिराए। इसमें 7 अमेरिकी जंगी जहाज व हवाई जहाज को नष्ट कर दिया। पर्ल हार्बर द्वीप समूह में अमेरिका का नौसैनिक केंद्र था, अड्डा था। कुछ समय 8 घंटे के पश्चात जापान फिलीपींस को भी जलाकर राख कर डाला। इस आक्रमण के कारण जापान और अमेरिका एक दूसरे महायुद्ध में कूद पड़े। दक्षिण पूर्वी एशिया के विस्तार में अमेरिका जल शक्ति को जापान अपना प्रमुख बाधक मानता था। दक्षिण पूर्वी एशिया पर आधिपत्य। पर्ल हार्बर सैन्य अभियान के बाद जापान अपनी सैन्य अभियान व साम्राज्यवाद अधिक तेज कर दिया और उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी द्वीप समूह पर शीघ्र अधिकार कर लिया। अब वह आगे बढ़ता हुआ हांगकांग पर आधिपत्य कर लिया, जो 1 शताब्दी से ब्रिटेन के कब्जे में थे। आगे जापान ने थाईलैंड, हिंद चीन पर भी आक्रमण करते हुए सिंगापुर पहुंच गए। नौसैनिक बेड़ा को उन्होंने समाप्त कर दिया। विशाल ब्रिटिश जहाजी को डुबो दिया, जिसमें प्रिंस ऑफ वेल्स और रिपल्स 2 प्रमुख जहाज थे। बड़ी सफलता के बाद जापान मलाया वर्मा पर आक्रमण करके शीघ्र रंगून से वर्मा होते हुए आगे बढ़ने लगे। इस बीच में वर्मा रोड को भी उन्होंने काट डाले। अब तक भारत पहुंचने का मार्ग साफ हो गया। इन्हीं बीच में कलकत्ता में एक भगदड़ मच गई। मनीला पर कब्जा करने के बाद 13 दिसंबर 1941 बेक द्वीप पर कब्जा कर लिया। 1942 में जापानी सोलोमन द्वीप, एलिस, गिलबर्ट द्वीप समूह पर अधिकार कर लिया। 6-7 महीनों के भीतर में ऑस्ट्रेलिया के 4000 मील व गिलबर्ट के द्वीप के 6000 मील तक फैल गया। इसके अभूतपूर्व विस्तार से सारी दुनिया स्तंभ एवं चकित हो गए। पूर्वी एशिया का नया संगठन। 1942 के मध्य से जापान ने अपने इस साम्राज्यवाद का गठन आरंभ कर दिया। उसने इस सारे बृहत्तर पूर्वी एशिया सह समृद्ध क्षेत्र के नाम से जाने लगा। चीन के मंचुकुओ और जापान इस विशाल का केंद्र था। इन सभी देशों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना की गई। हर देश स्थानीय भाषा के साथ साथ जापानी भाषा अनिवार्य कर दी गई। 1942 में टोक्यो में बृहत्तर पूर्वी एशिया मंत्रालय बनाया गया। 1943 में बृहत्तर पूर्वी एशियाई सम्मेलन का आयोजन किया गया। उद्देश्य था सम्मेलन में सभी देशों को राज्याध्यक्ष शामिल हुए। पूरी तरह से घोषणा किया गया कि पश्चिमों का आधिपत्य समाप्त हो, यहाँ के निवासियों का लोकल शासन हो, आपसी रक्षा और आर्थिक विकास संस्कृति में सहयोग प्रदान करें। यह पाश्चात्य प्रभुत्व की समाप्ति का कार्यक्रम था। युद्ध की दिशा में परिवर्तन। 1942 में युद्ध के समय दिशा बदलने लगी। फलस्वरूप 3 से 6 जून को मिडवे में नौसैनिक लड़ाई की। इसमें पहली बार जापान की पराजय हुई। आगे चल करके हवाई द्वीप पर भी जापान के प्रोत्साहन विफल रहे। न्यू गिनी के कुछ छोटे से सेना पर भी जापान ने प्रचार को रोका। सालेमन द्वीप पर मित्र राष्ट्र का विरोधी अभियान जारी रखा। 1943 ईस्वी के अंत में पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। इसी वर्ष मित्र राष्ट्रों ने नए सैनिक शक्तियों को संतुलन स्थापित कर लिया और अगले वर्ष अगस्त तक चलने वाला
अभियान में दक्षिण पश्चिम प्रांत में पश्चिमों की प्रगति रोक दी और प्रत्यार्पण की तैयारी करने लगे। कूटनीति की तैयारी, मित्र राष्ट्रों का समझौता, तेजी से सैनिकों का पराजय। तीसरा, स्थायी शांति का आधार। 11 से 24 अगस्त 1943 ईस्वी को रूजवेल्ट, चर्चिल तथा टीसी सुंग क्यूबेक कनाडा शहर में सम्मेलन या मिलने के लिए आयोजित किया गया। जापान के प्रहार को रोकने के लिए चीन को अधिक सहायता देना। 19 से 30 अक्टूबर को मॉस्को सम्मेलन हुआ। इस मॉस्को सम्मेलन में ब्रिटेन, सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। इसका मुख्य उद्देश्य था फासिस्टवाद की समाप्ति और युद्ध अपराधियों के लिए न्यायिक कार्यवाही। चीन की मॉस्को सम्मेलन सम्मिलित होने की प्रमुख रूप से घोषणा की। इसमें से रोम, बर्लिन, टोक्यो धोरी बिना शर्त आत्मसमर्पण स्वीकार कर ले। इस सम्मेलन में कोई विशेष योजना नहीं बनी, परंतु योजनाएं बनने लगी। काहिरा सम्मेलन 22 से 26 नवंबर 1943 ईस्वी को रूजवेल्ट, चर्चिल, चियांग काई शेक की वार्ता। इस युद्ध में तब तक जारी रखेगा जब तक जापान बिना शर्त के आत्मसमर्पण न करे। दूसरा, जापान के समर्पण जो है चीन का प्रदेश वापस लौटा दिए जाए। दूसरा, कोरिया आजाद कर दिए जाएं। इन तीन नेताओं ने रूजवेल्ट, चर्चिल और चियांग काई शेक प्रमुख रूप से रहे हैं। फलस्वरूप 26 नवंबर से 2 दिसंबर पहली बार सोवियत संघ ने जापान के विरुद्ध युद्ध में उतरने का वचन दिया। पहला, 40 वर्षों तक कोरिया रूस के संरक्षण में रहेगा। दूसरा, बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया जाएगा। तीसरा, कुरिल और साखलिन द्वीप रूस के हवाले कर दिए जाएं। मित्र राष्ट्रों की जवाबी सैन्य अभियान। 1943 में मित्र राष्ट्रों के द्वारा न्यू जॉर्जिया, न्यू गिनी आदि स्थानों को घेर लिया और घोर संघर्ष हुआ और जापान के सैन्य अड्डों, खास करके रेबाल को निष्क्रिय कर दिया। पश्चिम की ओर अमेरिका बम वर्षक विमान ने कैरोलिन्स के जापानी अड्डे पर आक्रमण कर दिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में जापान की रसद सामग्री संचार को उन्होंने रोक दिया। अक्टूबर 1944 में जनरल मैकार्थर फिलीपाइंस ने लेटे नामक स्थान पर उतारा गया और 1945 में सारा फिलीपींस क्षेत्र अमेरिका के कब्जे में जापान के हाथों से आ गया। इसी बीच समुद्री संग्राम व हवाई हमले समय समय पर चलते रहे, जिससे जापानी बेड़ा और हवाई ताकतें खत्म हो गई। परमाणु बम का प्रयोग किया जाने 1944 के बाद मित्र राष्ट्रों का हवाई हमला और तेज हो गया। 10 मार्च 1945 को टोक्यो पर भीषण आक्रमण किया गया। कई स्थानों पर बम वर्षा की गई और राख के ढेर में तब्दील हो गए। जुलाई 1945 ब्रिटिश सरकार के ब्रिटिश विमान भी इस महासंग्राम में शामिल हो गए। अंतिम रूप से 2.5 महीनों में संयुक्त रूप से आंग्ल और अमेरिका ने जापान के विरुद्ध विभिन्न विमानों को नष्ट करने की कार्यवाही की जाने लगी। जापानी सेना कट्टर था, वह टूट करके चूर हो गई थी। 9 जून 1945 को जापानी प्रधानमंत्री कंतारो ने घोषणा की कि जापान अपने अंतिम क्षण तक, अंतिम दम तक लड़ता रहेगा। फलस्वरूप 26 जुलाई को एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन और चीन ने जापान को अल्टीमेटम दिया, परंतु जापान ने अल्टीमेटम को ठुकरा दिया। फलस्वरूप ऐसी विकट परिस्थिति में 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा नामक स्थान पर पहली बार बम का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे हजारों लोग मारे गए, मकान ध्वस्त हो गए। इसी बीच जापान ने सोवियत संघ से अनुरोध किया कि शांति स्थापना के लिए
अमेरिका और ब्रिटेन से आग्रह करे, परंतु सोवियत संघ ने भी यह आग्रह को ठुकरा दिया। जापान ने सोवियत संघ से कहा था कि मॉस्को घोषणा के अनुसार सोवियत संघ राजनीतिक संबंध तोड़ रहे हैं, परंतु सोवियत संघ ने जापान संधि विच्छेद को कुछ समय के लिए तोड़ना निश्चित हो गया और अंततः संधि को तोड़ दिया। संधि को तोड़ने के कुछ घंटे बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के दूसरा शहर नागासाकी में भीषण बम बरसाए गए। इसमें काफी संख्या में जनधन की हानि हुई, क्षति हुई। जापान को आत्मसमर्पण के सिवाय कोई दूसरा रास्ता न दिख रहा था। जापान का आत्मसमर्पण, जापान की जनता मर मिटने के सिवाय कोई दूसरा चारा न रहा। फिर भी जापानी सेना बिना हथियार लिए लाठी लेकर खड़ा हो गया। 9-10 अगस्त को सम्राट की मध्यस्थता में सर्वोच्च युद्ध परिषद की बैठक जापान के द्वारा हुई। 10 अगस्त को जापान ने पोत्सडम की संधि शर्तें को स्वीकार करने की इच्छा प्रकट की, पर मित्र राष्ट्रों ने इसे अस्वीकार कर दिया। 17 अगस्त को नई सरकार बनी, हिंगा शिकुनी की सरकार। इस सरकार में इस संबंध में आत्मसमर्पण के संबंध में चिंतन मनन करने लगे। इसी बीच जनरल मैकार्थर ने टोक्यो पहुंचा और 2 सितंबर 1945 को एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसमें बिना शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार बिना समर्थन के आत्मसमर्पण कर सारी दुनिया को ये बता दिया कि वह घुटने टेक दिए हैं। इस प्रकार जापानी साम्राज्यवाद का जीवन का अंत हो गया। थैंक यू।